हेलो एवरीवन, केबीएस पीआरटी के शाम 7 बजे की क्लास में आप सभी का स्वागत है। आज के क्लास का टॉपिक है सीखने का सैद्धांतिक दृष्टिकोण और उसके अंतर्गत हम व्यवहारवाद को पढ़ने वाले हैं। व्यवहारवाद से संबंधित कम से कम 2 क्वेश्चन आपके केबीएस पीआरटी पेडागोजी के अंदर पूछे जाएंगे। और जैसा कि आपको पता है, थॉर्नडाइक, स्किनर प्रमुख और वाटसन, जेबी वाटसन, ये लोग प्रमुख व्यवहारवादी थे और इनके थ्योरी से ही रिलेटेड सीखने से संबंधित चीज़ों को क्वेश्चन के माध्यम से आपसे पूछा जाएगा। तो चलिए बिना टाइम गवाए आज का क्लास हम शुरू करते हैं। और जैसा कि आप सभी को पता है कि आज के पहले हमने केबीएस पीआरटी पेडागोजी के लिए 3 क्लास कंप्लीट कर लिए हैं। 60 अंकों का जो आने वाला है पेडागोजी, बहुत ही आसान भाषा में हम पढ़ रहे हैं टॉपिक वाइज। तो आप अगर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए, क्योंकि 60 अंकों की इससे बेहतरीन आपकी तैयारी कहीं नहीं होगी। ठीक है, इसके लिए कोई फीस नहीं पे करना, बिल्कुल फ्री है आपके लिए। विकास, परिपक्वता, विकास के क्षेत्र, किशोरावस्था, प्राथमिक और माध्यमिक समाजीकरण एजेंसीज, ये सब हमने कंप्लीट कर लिया है थ्योरी और एमसीक्यू के रूप में। नीचे डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक है, वहाँ से देख सकते हैं आप। और आज का जो हमारा टॉपिक है, ठीक है, शिक्षण अधिगम को समझना। 15 क्वेश्चन यहाँ से आने वाले हैं और इसके अंतर्गत जो टॉपिक है छोटा सा, सीखने का सैद्धांतिक दृष्टिकोण, तो व्यवहारवाद हम पढ़ने वाले हैं। सबसे पहले व्यवहारवाद क्या होता है यह आपको समझ लेना चाहिए। और व्यवहारवाद से पहले आप ये जान लीजिए कि सीखना क्या होता है। तो सीखना व्यवहार में एक परिवर्तन है। ठीक है, अपने समाज में रहकर बच्चा अपने समाज, परिवार, विद्यालय के माध्यम से तरह तरह की चीज़ों को सीखता है। ठीक है, और सीखने के फलस्वरूप उसके व्यवहार में परिवर्तन होता है और वही परिवर्तन अधिगम कहलाता है। ठीक है, सीखना या अधिगम एक बहुत ही व्यापक एवं महत्वपूर्ण शब्द है। सीखना मनुष्य की एक जन्मजात प्रकृति है। नए ज्ञान को अर्जित करना तथा विभिन्न प्रकार के एकत्रित ज्ञान, व्यवहार, कौशलों, मूल्यों तथा जानकारियों को संश्लेषित करना अधिगम या सीखना कहलाता है। ठीक है, इस चीज़ को आप ध्यान रखिएगा। और अब बात करते हैं व्यवहारवाद की। देखिए, व्यवहारवाद का सबसे पहले आप जनक जान लीजिए, जेबी वाटसन, एग्जाम में आया हुआ है। जेबी वाटसन व्यवहारवाद के जनक माने जाते हैं। ठीक है, इन्होंने ही व्यवहारवाद का जो कॉन्सेप्ट है वो प्रतिपादित किया था। और व्यवहारवाद तो वैसे बहुत बड़ा कॉन्सेप्ट है, लेकिन व्यवहारवाद का जो मेन कॉन्सेप्ट है जिससे हमारे एग्जाम में क्वेश्चन आते हैं वो हमें समझना है। क्योंकि हमें कोई साइकोलॉजिस्ट तो बनना नहीं है कि संपूर्ण व्यवहारवाद को हम समझने जाएंगे तो क्या होगा, कन्फ्यूजन क्रिएट हो जाएगा। ठीक है, तो इसलिए आप साधारण भाषा में समझ लीजिए कि व्यवहारवाद क्या होता है। सीखने के व्यवहारवादी मनोविज्ञान के पीछे मुख्य विचार बस इतना सा है कि सीखना क्या है, एक परिवर्तन है और साथ में ही जो सीखना होता है, व्यवहारवाद के द्वारा सीखना होता है, वह अवलोकन पर निर्भर करता है। ठीक है, यानी कि बच्चे समाज में देखते हैं चीज़ों को और उससे सीखते हैं अवलोकन के द्वारा। ठीक है, और एक चीज़ और आपको ध्यान रखना है कि व्यवहारवाद में जो सीखना होता है और सीखने से जो परिवर्तन होते हैं वह मापन योग्य होते हैं। उसको आप माप सकते हैं, देख सकते हैं कि परिवर्तन हुआ कि नहीं, बच्चे ने सीखा कि नहीं सीखा। ठीक है, प्रयास और त्रुटि का सिद्धांत आपने थॉर्नडाइक का देखा होगा। ठीक है, उसके बाद आपने स्किनर का सिद्धांत देखा होगा। तो ये सब क्या है, व्यवहारवाद के प्रमुख सिद्धांत है और यहाँ से क्वेश्चन भी बनेंगे। तो अधिगम का परिभाषा एग्जाम में आया हुआ है। अधिगम या सीखना एक बहुत ही सामान्य और आम प्रचलित प्रक्रिया है। जन्म के तुरंत बाद ही व्यक्ति सीखना प्रारंभ कर देता है, फिर जीवन पर्यंत कुछ ना कुछ सीखता रहता है। सामान्य अर्थ में सीखना व्यवहार में परिवर्तन कहा जाता है। सीखने को क्या कहा जाता है कि व्यवहार में परिवर्तन जो होता है उसी को सीखना माना जाता है। परंतु सभी तरह के व्यवहार में हुए परिवर्तनों को सीखना या अधिगम नहीं कहा जा सकता। वुडवर्थ के अनुसार सीखना क्या है, नवीन ज्ञान और नवीन प्रतिक्रियाओं को प्राप्त करने की जो प्रक्रिया है, सीखने की प्रक्रिया कहलाती है। गेट्स व अन्य ने क्या कहा है कि अनुभव और प्रशिक्षण द्वारा व्यवहार में परिवर्तन लाना ही अधिगम या सीखना है। क्रो एंड क्रो का एग्जाम में आया हुआ है, DSSP में ध्यान रखिएगा और ये परिभाषा आपको याद रखना है, फैक्ट बेस है। सीखना या अधिगम आदतों, ज्ञान और अभिवृत्तियों का अर्जन है क्रो एंड क्रो के द्वारा। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। उम्मीद करते हैं कॉपी पेन लेके बैठे होंगे आप, नोट करते रहेंगे सारी चीज़ों को। अधिगम का जो सिद्धांत है या दृष्टिकोण है, तो इसके 3 दृष्टिकोण हैं। एक है व्यवहारवादी, एक है रचनावादी और जो आखिरी और तीसरा है वो है संज्ञानात्मकवाद। तो व्यवहारवादी व्यवहारवादी जो सिद्धांत है, थॉर्नडाइक और स्किनर प्रमुख इसके कह सकते हैं मनोवैज्ञानिक है।
उसके बाद जो रचनावादी सिद्धांत है इसमें हमारे वाइगोत्स्की आ जाते हैं, और जो संज्ञानात्मकवाद सिद्धांत है इसमें कौन आता है, जीन पियाजे आ जाते हैं। ठीक है, तो यही सभी चीज़ें हमको पढ़नी है और इससे क्वेश्चन भी हैं नीचे, उससे प्रैक्टिस भी करेंगे हम। तो अधिगम का व्यवहारवाद सिद्धांत हम पढ़ रहे हैं। तो संरचनात्मकवाद और प्रकारवाद मनोविज्ञानकों के विरोध स्वरूप व्यवहारवाद एक संप्रत्यय के रूप में विकसित हुआ। मनोविज्ञान की प्राचीन पद्धतियों, विचारधाराओं और सामग्री को उखाड़ फेंकने के लिए एक आंदोलन के रूप में इस संप्रदाय का जन्म हुआ। किसका, व्यवहारवाद का। व्यवहारवाद का विकास पशु मनोवैज्ञानिकों से हुआ। 19वीं शताब्दी में पशु मनोवैज्ञानिकों का अध्ययन मानव व्यवहार का आधार माना जाने लगा। 20वीं शताब्दी में भी पशु मनोवैज्ञानिक पर अनुसंधान और प्रयोग होते रहे। ठीक है, पशु मनोविज्ञान पर अनुसंधान और प्रयोग होते रहे। इस सैद्धांतिक संरचना का विकास इवान पावलोव, एडवर्ड थॉर्नडाइक, ठीक है, उसके बाद टोलमैन, रॉबर्ट यकर्स, क्लार्क, हल, बीएफ स्किनर और अन्य कई पशु अधिगम प्रयोगों के साथ 20वीं शताब्दी में हुआ था। ठीक है, और इसके जो प्रमुख कह सकते हैं व्यवहारवादी जो फेमस हुए, जिनके थ्योरी से क्वेश्चन आते हैं, तो थॉर्नडाइक का नाम आता है और स्किनर का नाम आता है, और जेबी वाटसन से भी कभी कभी क्वेश्चन पूछ लिए जाते हैं। चलिए, व्यवहारवाद की शक्तियाँ, ठीक है, या खूबियाँ कह सकते हैं, यह सीखने या इसकी विशेषताएं, यह सीखने वाले को एक लक्ष्य पर ध्यान केंद्रित करने की अनुमति देता है। ठीक है, व्यवहारवाद जो होता है सीखने वाले को यानी कि अधिगमकर्ता को एक लक्ष्य पर ध्यान केंद्रित करने की अनुमति देता है। यह सीखने के लिए विशिष्ट और वस्तुनिष्ठ परिणाम प्रस्तुत करता है। तीसरा है, यह सीखने वाले के व्यवहार को सामान्य करके शिक्षक को समय का अधिक प्रभावी ढंग से उपयोग करने की अनुमति देता है। यह उद्देश्य माप पर जोर देता है, यानी कि जो आपने सिखाया या बच्चे ने जो भी सीखा उसको मापा जाए, उसका मापन होना चाहिए। ठीक है, यह विशिष्ट सीखने की गारंटी देता है और उद्देश्यों को शिक्षक द्वारा पूर्व निर्धारित किया जा सकता है। यानी कि व्यवहारवाद यह मानता है कि बच्चों को जो भी चीज़ सिखाना है वह पहले से निर्धारित किया जा सकता है। ठीक है, यह अपेक्षाकृत सरल और त्वरित रूप से प्रशासित है। व्यक्तियों के मार्गदर्शन और उनके व्यवहार को नियंत्रित करने में मदद करने के लिए व्यवहारवाद दृष्टिकोण शामिल करना चाहिए। आखिरी जो पॉइंट है वो है, सिद्धांतों को सीखने के लिए एकत्र की गई जानकारी वास्तविक अवधारणाओं और सैद्धांतिक अवधारणाओं और विचारों के बजाय आंकड़ों और तथ्यों द्वारा प्रस्तुत की जाती है व्यवहारवाद में। ठीक है, तो यहाँ इम्पॉर्टेंट जो सबसे इम्पॉर्टेंट पॉइंट क्या है कि यह अपेक्षाकृत सरल त्वरित रूप से प्रशासित है, यह विशिष्ट सीखने की गारंटी देता है और उद्देश्यों को, सबसे इम्पॉर्टेंट पॉइंट यही है कि उद्देश्यों को शिक्षक द्वारा पूर्व निर्धारित किया जा सकता है और माप पर जोर देता है। यहाँ से क्वेश्चन भी बने हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। व्यवहारवादी दृष्टिकोण के प्रमुख सिद्धांत जो हैं उससे क्या चीज़ें निकल के सामने आती हैं, मेन पॉइंट्स यहाँ लिखे हुए हैं, देख लीजिए। अधिगम अनुभवों के माध्यम से व्यवहार में परिवर्तन है। ठीक है, अधिगम क्या है, व्यवहारवादी मानते हैं कि सीखना या अधिगम अनुभवों के माध्यम से व्यवहार में परिवर्तन है। नेक्स्ट पॉइंट है, यदि सामान्य परिवर्तनों के साथ पर्यावरणीय परिस्थितियों को उचित रूप से व्यवस्थित किया जाए तो अधिगम होता है। ठीक है, जो सामान्य परिवर्तन होते हैं उसको पर्यावरणीय परिस्थितियों के साथ उचित रूप से व्यवस्थित किया जाए। जैसे कि थॉर्नडाइक ने, आपने देखा होगा कि एक पिंजड़ा बनाया और पिंजड़े में किसको रखा, बिल्ली को रखा, और उसके बाद यहाँ एक लीवर लगा दिया। ऐसे लीवर पे बिल्ली का गलती से पहले पैर पड़ा तो दरवाज़ा क्या हुआ, खुल गया, और यहाँ एक मछली लटक रही थी तो मछली को क्या किया, बिल्ली ने खा लिया। ठीक है, उसके बाद एक तो गलती से एक बार हो गया, उसके बाद दोबारा बिल्ली फिर उस पर पैर रखती है, लीवर पे, दरवाज़ा खुलता है, जाके बिल्ली मछली को खा लेती है। फिर बार बार अभ्यास से या कह सकते हैं अनुभवों के माध्यम से, उसके जो एक्सपीरियंस है वह समझ गई कि यहाँ पैर रखने से दरवाज़ा खुल जाएगा और मैं मछली को खा लूँगी। ठीक है, तो यही यहाँ पे बताया जा रहा है कि अनुभव के माध्यम से व्यवहार में परिवर्तन होना ही अधिगम कहलाता है। अधिगम पर्यावरण के साथ व्यक्ति की निरंतर अंतःक्रिया का परिणाम है। अधिगम जो होता है व्यवहारवादी दृष्टिकोण के अनुसार पर्यावरण के साथ व्यक्ति का निरंतर अंतःक्रिया का परिणाम होता है। परिणामी व्यवहार परिवर्तन वस्तुनिष्ठ रूप से देखने योग्य होता है। ठीक है, इसमें व्यवहार में जो भी परिवर्तन होता है या एक बच्चे ने जो भी कुछ सीखा होता है व्यवहारवादी दृष्टिकोण के अनुसार,
उसको आप देख सकते हैं, परख सकते हैं, जांच कर सकते हैं उसकी, ठीक है। चलिए, अधिगम के व्यवहारवादी सिद्धांतकार जो हैं थॉर्नडाइक और स्किनर, दोनों के बारे में देख लेते हैं। जैसा कि आपको पता है, थॉर्नडाइक ने अभ्यास का नियम दिया है। अभ्यास का नियम, तत्परता का नियम और प्रभाव का नियम, तीनों बहुत ही ज़्यादा फेमस है सीखने के सिद्धांत जो हैं। तो व्यवहारवादी सिद्धांत की बात करें तो सबसे पहले आता है थॉर्नडाइक का सिद्धांत, ठीक है। थॉर्नडाइक ने जो प्रयास एवं त्रुटि का सिद्धांत दिया था, बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, क्वेश्चन आने श्योर हैं, बिल्कुल तय है यहाँ से क्वेश्चन आना। तो थॉर्नडाइक के प्रयोगात्मक पशु मनोविज्ञान के क्षेत्र में एक प्रमुख मनोवैज्ञानिक माना जाता है। उन्होंने सीखने के एक सिद्धांत का प्रतिपादन किया, ठीक है। सीखने का एक बहुत ही इंपॉर्टेंट सिद्धांत का प्रतिपादन किया था, प्रयास एवं त्रुटि का। थॉर्नडाइक ने सीखने की व्याख्या करते हुए कहा है कि जब कोई उद्दीपक, स्टिमुलस जो है, व्यक्ति के सामने दिया जाता है तो उसके प्रति वह अनुक्रिया या रिस्पॉन्स करता है। अनुक्रिया सही होने से उसका संबंध उसी विशेष उद्दीपक के साथ हो जाता है। इस संबंध को सीखना कहा जाता है, ठीक है। इसी संबंध को सीखना कहा जाता है। इस तरह की विचारधारा को संबंधवाद की संज्ञा दी गई। थॉर्नडाइक के अधिगम के सिद्धांत को प्रयास एवं त्रुटि का सिद्धांत तथा संबंधवाद के सिद्धांत के नाम से जाना जाता है। थॉर्नडाइक ने अपने सिद्धांत को प्रतिपादित करने के लिए एक प्रयोग भी किया था। किस पे किया था? बिल्ली पे किया था। और बिल्ली वाला स्टोरी अभी मैंने आपको सुना दिया। यहाँ लीवर लगा हुआ है और सामने एक मछली यहाँ पे लटकी रहती है, और बिल्ली क्या है? भूखी है। तो भूखी बिल्ली मछली को देखती है तो पिंजड़े में इधर उधर भागती है, उसका लीवर पे यहाँ पैर पड़ता है, दरवाज़ा खुल जाता है, ठीक है। दरवाज़ा खुलने के बाद वो जाके मछली को खा लेती है। तो यहाँ प्रयास एवं त्रुटि के द्वारा बिल्ली ने क्या सीखा? दरवाज़ा खोलना, और उसके बाद अपना जो उसका लक्ष्य था उसको प्राप्त करना। चलिए, इसी को प्रयास एवं त्रुटि का सिद्धांत कहा जाता है थॉर्नडाइक का। थॉर्नडाइक ने जो सीखने के सिद्धांत दिए थे, 3 महत्वपूर्ण सिद्धांत, उसमें पहला है अभ्यास का नियम, तत्परता का नियम और प्रभाव का नियम, ठीक है। एक्सरसाइज, रेडीनेस और इफेक्ट, कि किसी भी काम को करने के लिए अगर कोई बच्चा कोई चीज़ सीखता है तो बेहतर ढंग से कब सीखेगा? जब वह अभ्यास करेगा, ठीक है। उसके बाद दूसरा ज़रूरी चीज़ है कि वह तत्पर भी होना चाहिए उस काम को सीखने के लिए, खुद से तैयार होना चाहिए। और तीसरा है प्रभाव, उस पर प्रभाव पड़ना चाहिए, एक संतुष्टि मिलनी चाहिए किसी काम को करने पर, ठीक है। तब बच्चा बेहतर ढंग से चीज़ों को सीखता है। अब इसी को थोड़ा डिटेल में देख लेते हैं। जो अभ्यास का नियम है, एक्सरसाइज का नियम है, जैसे आपने एक लाइन सुना होगा, प्रैक्टिस मेक्स मैन परफेक्ट, ठीक है। यानी कि हम जितना ज़्यादा अभ्यास करते हैं उतना ही ज़्यादा हम परफेक्ट होते जाते हैं चीज़ों के बारे में। तो यह नियम इस तथ्य पर आधारित है कि व्यक्ति में पूर्णता, अभ्यास से व्यक्ति में पूर्णता आती है। इस नियम को परिभाषित करते हुए कुछ मनोवैज्ञानिकों ने कहा है कि अभ्यास का नियम यह बतलाता है कि अभ्यास करने से उद्दीपक तथा अनुक्रिया का संबंध मजबूत हो जाता है, ठीक है। उद्दीपक यानी कि जो हमारा टारगेट होता है और जो हम क्रिया करते हैं उस टारगेट को प्राप्त करने के लिए, इन दोनों का संबंध क्या होता है? मजबूत हो जाता है। तथा अभ्यास रोक देने से संबंध कमजोर पड़ जाता है या विस्मरण हो जाता है। इस व्याख्या से बिल्कुल ही स्पष्ट है कि जब हम किसी पाठ या विषय को बार बार दोहराते हैं तो उसे सीख जाते हैं। इसे थॉर्नडाइक ने उपयोग का नियम, लॉ ऑफ यूज कहा है। दूसरी तरफ जब हम किसी पाठ या विषय को दोहराना बंद कर देते हैं तो उसे भूल जाते हैं। इन्हें उन्होंने अनुपयोग का नियम बताया है, ठीक है। यानी कि इस नियम के अंदर 2 चीज़ें बताई हैं, लॉ ऑफ यूज और लॉ ऑफ डिसयूज, ठीक है। चलिए, उम्मीद करते हैं चीज़ें आप समझ गए होंगे। और जो ये आप पढ़ रहे हैं उसका उद्देश्य क्या है? केवीएस एग्जाम में अच्छे नंबर पाना, पेडागोजी में। तो इससे क्वेश्चन कैसे बनेगा ये भी जानना आपको ज़रूरी है। एक, जैसा कि आपको पता है इस समय जो ट्रेंड चल रहा है क्वेश्चन पूछे जाने का, पैटर्न है, उसमें दिया रहता है कि कथन को, निम्न कथनों को पढ़िए और आंसर दीजिए। तो यहाँ 4 से 5 ऐसे स्टेटमेंट दिए होंगे और फिर पहला ऑप्शन होगा कि दूसरा, तीसरा और चौथा सही है। फिर दूसरा ऑप्शन होगा कि 2, 3 और 4 और 5वां सही है। या तीसरा ऑप्शन होगा सिर्फ पहला सही है। चौथा ऑप्शन होगा पहला और दूसरा सही है। कुछ इस टाइप के क्वेश्चन आपसे पूछे जाते हैं। तो थॉर्नडाइक का नियम दे देगा, थॉर्नडाइक के नियम से चीज़ों को दे देगा यहाँ पे 5, और एक स्किनर के नियम से होगा। तो आपको वही बताना होगा कि कौन कौन से हैं, कौन सा नहीं है। तो इस टाइप का लंबा चौड़ा स्टेटमेंट वाला क्वेश्चन जो होता है
वह सही करने के लिए आपको इस टाइप से पूरा थ्योरी पढ़ना पड़ेगा। अगर आप सोचें कि सिर्फ एमसीक्यू बहुविकल्पी प्रश्नों से प्रैक्टिस करके आप जाएं और एग्जाम में अच्छे नंबर पा जाएं, तो केबीएस में यह संभव नहीं है। जब तक आप थ्योरी नहीं पढ़ेंगे तब तक एग्जाम में क्वेश्चन नहीं सॉल्व कर पाएंगे। ठीक है, तो इसलिए थ्योरी को ध्यान से देखिए। दूसरा है तत्परता का नियम। तत्परता का नियम क्या होता है वह समझ लीजिए। इस नियम को थॉर्नडाइक ने एक गौड़ नियम माना है और कहा है कि इस नियम द्वारा हमें सिर्फ यह पता चलता है कि सीखने वाले व्यक्ति किन किन परिस्थितियों में संतुष्ट होते हैं या उनमें खीज उत्पन्न होती है। ठीक है, तो इसके लिए 3 चीज़ें इन्होंने बताई हैं, 3 परिस्थितियां बताई हैं। जब व्यक्ति किसी कार्य को करने के लिए तत्पर रहता है और वह उस कार्य को और उसे उस कार्य को करने दिया जाता है, तो उसमें क्या होता है, संतुष्टि उत्पन्न होती है। ठीक है। दूसरा है जब व्यक्ति किसी कार्य को करने के लिए तत्पर रहता है परंतु उसे वह कार्य नहीं करने दिया जाता, तो उसमें खीज उत्पन्न होती है। फॉर एग्जाम्पल, जैसे कोई बच्चा है, ठीक है, कोई बच्चा है और वह क्या चाहता है, वह किसी खिलौने के साथ खेलना चाहता है और उसके मम्मी पापा वह खिलौना लाकर दे देते हैं, तो बच्चे में क्या होता है, संतोष उत्पन्न होता है। उसके फेस पे एक ऐसा एक्सप्रेशन होगा जिसे देखकर हम कह सकते हैं कि हाँ वह अब खुश है या संतुष्ट है। और दूसरा जो स्थिति है, इस स्थिति में मान लीजिए एक कैंडल जल रहा है, एक मोमबत्ती जल रही है, ठीक है, और बच्चा बार बार जाता है उसको छूने के लिए और उसके मम्मी पापा उसको डांट देते हैं, पकड़ के दूर बिठा देते हैं और वह कैंडल को छू नहीं पाता है, तो उसमें क्या होती है, खीज उत्पन्न होती है, उसमें गुस्सा आता है उसको, वह चिड़चिड़ा हो जाता है। ठीक है, चलिए। और तीसरा जो स्थिति है, जब व्यक्ति किसी कार्य को करने के लिए तत्पर नहीं है परंतु उसे वह कार्य करने के लिए बाध्य किया जाता है, तो व्यक्ति में खीज उत्पन्न होती है। जैसे कि मान लीजिए आपको केवीएस की तैयारी नहीं करनी है, मेरे चैनल के जो भी जिन्होंने सब्सक्राइब किया हुआ है उनमें से बहुत से ऐसे लोग हैं जिन्होंने केवीएस का फॉर्म अप्लाई नहीं किया है और बार बार मैं केवीएस से रिलेटेड वीडियोज अपलोड कर रहा हूँ, तो उनमें क्या होगा, खीज उत्पन्न होगा और चैनल को अनसब्सक्राइब कर सकते हैं। ठीक है तो यही इसका परफेक्ट एग्जाम्पल है। तो आप समझ चुके होंगे तीनों एग्जाम्पल के थ्रू। सॉरी, माफ़ करिएगा, थोड़ा गले में इन्फेक्शन सा है तो खांसी आ जा रही है बार बार। देखिए, तत्परता का नियम कुल मिला के एक लाइन में अगर समझें तो बच्चा अगर किसी कार्य को करने के लिए रेडी नहीं है, तैयार नहीं है, तो वह उस कार्य को नहीं करेगा और उसमें असंतोष पैदा होगा अगर ज़बरदस्ती उससे वह कार्य कराया जाएगा तो। ठीक है, खींच पैदा होगी। और अगर किसी कार्य को करने के लिए बच्चा तत्पर है, रेडी है, और फिर उससे वह कार्य करवाया जाए तो क्या होगा, वह बहुत ही अच्छे से उस कार्य को करेगा और जल्दी सीख लेगा। तो कुल मिला के इस थ्योरी से यही सीखने को मिलता है शिक्षा के क्षेत्र में कि बच्चे को सबसे पहले हमें रेडी करना है, तैयार करना है, तत्पर बनाना है किसी चीज़ को सीखने के लिए, उसके बाद हमें वो चीज़ उसको सिखाना है। ठीक है, चलिए अब आगे बढ़ते हैं। तीसरा है प्रभाव का नियम। ठीक है, अब तीसरा जो नियम है प्रभाव का नियम, एक शब्द में अगर हम समझें इसको तो कोई बच्चा है, कोई कार्य करने से अगर उसको संतुष्टि मिलती है, खुशी मिलती है, कुछ अच्छा उसको प्राप्त होता है, तो वह उस कार्य को करेगा। यानी कि प्रभाव, किसी कार्य को करने से बच्चे पर अगर कोई अच्छा प्रभाव पड़ता है तो उस कार्य को करेगा, बुरा प्रभाव पड़ेगा तो नहीं करेगा। ठीक है, जैसे कि मैंने मोमबत्ती वाला एग्जाम्पल दिया आपको कि बच्चा जाकर मोमबत्ती छुएगा, अगर छू लिया तो जल जाएगा तो संतुष्टि मिलेगी, नहीं मिलेगी, असंतुष्टि मिलेगी उसको, तो फिर दोबारा उस कार्य को नहीं करेगा। यहाँ पर भी एक अधिगम हुआ, लर्निंग हुई बच्चे की। ठीक है, और यही अगर कोई कार्य करने से बच्चे को संतुष्टि प्राप्त होती है, जैसे कि कोई एक खिलौना है उसका, ठीक है, और बहुत सारे खिलौने ऐसे होते हैं, बॉल होते हैं, ठीक है, गेंद ऐसे होते हैं चाइनीज, जिसको हम कहीं भी दीवार में फेंकते हैं तो क्या होता है, लाइट जलने लगती है, तो बच्चे देखकर खुश हो जाते हैं। ठीक है, तो एक खुशी से उनको संतुष्टि मिली तो बार बार उस कार्य को वह करना चाहेंगे, बार बार उस काम को करना चाहेंगे। जैसे उन्होंने एग्ज़ाम टॉप किया, कोई बच्चा है 5वीं का और पूरे क्लास में उसने टॉप किया और उसके मम्मी पापा ने उसको क्या दी, साइकिल गिफ्ट कर दी। तो साइकिल गिफ्ट की तो क्या हुआ, उसको संतुष्टि मिला कि यार ये कार्य करने से तो बहुत अच्छा रिस्पांस मिल रहा है, तो बार बार वह उस कार्य को दोहराएगा। ठीक है, तो प्रभाव का नियम भी आप समझ गए होंगे। अब किताबी लैंग्वेज में क्या लिखा हुआ है देख लेते हैं। थॉर्नडाइक के सिद्धांत का यह सबसे महत्वपूर्ण नियम है। इस नियम के अनुसार व्यक्ति किसी अनुक्रिया या कार्य को उसके प्रभाव के आधार पर सीखता है। किसी कार्य या अनुक्रिया का प्रभाव व्यक्ति में या तो संतोषजनक होता है या खीज उत्पन्न करने वाला होता है। प्रभाव संतोषजनक होने पर व्यक्ति उस अनुक्रिया को सीख लेता है, ठीक है, और खीज उत्पन्न होने पर उस अनुक्रिया को दोहराना नहीं चाहता।
फलतः उसे भूल जाता है। इस प्रकार स्पष्ट है कि प्रभाव के नियम के अनुसार व्यक्ति किसी अनुक्रिया को इसलिए सीख लेता है क्योंकि व्यक्ति में उस अनुक्रिया को करने के बाद संतोषजनक प्रभाव प्राप्त होता है। चलिए, तीनों चीज़ें आप समझ गए होंगे। अभ्यास का नियम यानी कि बार बार जो चीज़ बच्चा दोहराता है उसको सीख लेता है, और सीखने के बाद अगर वह तत्पर है किसी कार्य को करने के लिए और उससे वह कार्य करने दिया जा रहा है तब भी वह जल्दी से सीख जाएगा। और तीसरा है, कार्य को करने के बाद कोई चीज़ वह सीख लेता है, ठीक, सीखने के बाद उसको कुछ संतुष्टि प्राप्त होती है तो बार बार उस कार्य को वह रिपीट करता रहेगा। चलिए, यानी कि जो तीनों सिद्धांत हैं एक दूसरे से रिलेटेड हैं। अब अधिगम का जो दूसरा सिद्धांत है, स्किनर का क्रिया प्रसूत अनुबंधन का सिद्धांत, इसको हम लोग नेक्स्ट क्लास में देखेंगे, क्योंकि दो थ्योरी एक साथ पढ़ने पे थोड़ा कन्फ्यूजन क्रिएट हो सकता है, क्योंकि दोनों थ्योरी लगभग मिलती जुलती हैं, क्योंकि व्यवहारवादी सिद्धांतवादी थे दोनों, स्किनर और थॉर्नडाइक। तो इसको नेक्स्ट क्लास में देख लेंगे। अब कुछ एमसीक्यू क्वेश्चन देख लेते हैं थॉर्नडाइक के थ्योरी से या अधिगम के सिद्धांत के थ्योरी से। चलिए, सीधे पहला क्वेश्चन, यहाँ गलती से 2 लिखा हुआ है, चलिए नंबरिंग गलत हो गई है। तो पहला क्वेश्चन आपके सामने है भाषा अधिगम के। और हाँ, राहुल एकेडमी की ये क्लास आपको पसंद आई हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, नए अगर दर्शक हैं आप, ठीक है। और अगर आप पुराने हैं तो लाइक कर दीजिए, और कम से कम अपने 2-4 दोस्तों को बताइए जो केबीएस की तैयारी कर रहे हैं कि 7 बजे से मतलब आ जाएं राहुल एकेडमी पे क्लास देखने के लिए। चलिए, पहला क्वेश्चन, भाषा अधिगम के सैद्धांतिक दृष्टिकोण से स्पष्ट है कि बच्चे प्रयत्न तथा त्रुटि से भाषा सीखते हैं, ठीक है। तो किस भाषा अधिगम के किस सैद्धांतिक दृष्टिकोण से कि प्रयास एवं त्रुटि से बच्चे भाषा सीखते हैं? संज्ञानात्मक, व्यवहारवादी, सामाजिक या साहजात्यवादी? तो सही आंसर आप सभी को पता होगा इसका कि प्रयास एवं त्रुटि जो है व्यवहारवादी सिद्धांत है थॉर्नडाइक का, तो ये सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन आपके सामने है, निम्न में से किसने अधिगम सिद्धांत का प्रतिपादन नहीं किया? निम्न में से किसने अधिगम सिद्धांत का प्रतिपादन नहीं किया है? तो बीएस ब्लूम ने नहीं किया है। ब्लूम ने कौन सी थ्योरी दिया है, नीचे कमेंट बॉक्स में बताइए, क्योंकि यूपी टेट में बहुत ज़्यादा ये पूछा जाता है। सी टेट में भी वैसे आता है, लेकिन यूपी टेट में तो ब्लूम से बहुत सारे क्वेश्चन आते हैं। तो बताइए आप, ब्लूम ने कौन सी थ्योरी दी है? चलिए, बाकी थॉर्नडाइक, स्किनर, कोहलर ने क्या दिया है? अधिगम का सिद्धांत दिया है, सीखने का सिद्धांत। चौथा क्वेश्चन आपके सामने है, बोलने में बहुत ही ज़्यादा दिक्कत हो रहा है गले में प्रॉब्लम की वजह से, तो इसलिए अगर थोड़ा सा मैनेज करिएगा आप लोग। बच्चों को जो कुछ सिखाया जाए उसकी आवृत्ति की जाए, यानी कि उसको दोहराया जाए और समय समय पर उसका उपयोग किया जाए। यह थॉर्नडाइक के किस नियम से संबंधित है? तो क्वेश्चन नंबर 4 का सही आंसर हो जाएगा अभ्यास का नियम, ठीक है। दूसरा, अभ्यास का नियम, कि अगर कोई भी काम बार बार उसको दोहराया जा रहा है तो यह क्या है? अभ्यास का नियम है। नेक्स्ट है, पाठचर्या का निर्माण करते समय निम्नलिखित में से कौन व्यवहारवाद का सबसे अच्छा उदाहरण है? अधिगम तब होना चाहिए जब शिक्षार्थी उपयुक्त प्रतिक्रिया दिखाते हैं। दूसरा, अधिगम एक यथार्थवादी व्यवस्था में होना चाहिए। तीसरा है, अधिगम सूचना के परिवर्तनों की एक श्रृंखला है। या चौथा, अधिगम तब होना चाहिए जब स्वतंत्र अधिगम में सहायता की जाती है। तो आपने थ्योरी पढ़ी और उम्मीद करते हैं इसका सही आंसर आप लोगों को पता होगा कि पाठचर्या निर्माण के समय निम्नलिखित में से कौन व्यवहारवाद का अच्छा उदाहरण है? तो 5वें क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा पहला, अधिगम तब होना चाहिए जब शिक्षार्थी उपयुक्त प्रतिक्रिया दिखाते हैं, ठीक है। चलिए, अगला क्वेश्चन देखते हैं। यहाँ 2 पॉइंट्स नोट किए हुए हैं, ध्यान से देखिए। व्यवहारवादियों ने अधिगम को व्यवहार में देखने योग्य परिवर्तन के रूप में परिभाषित किया है। जो व्यवहारवादी हैं उन्होंने अधिगम को व्यवहार में देखने योग्य परिवर्तन के रूप में परिभाषित किया है। व्यवहारवाद इस विचार पर केंद्रित है कि सभी व्यवहार पर्यावरण के साथ अंतःक्रिया के माध्यम से सीखे जाते हैं। तो ये 2 पॉइंट्स याद रखिएगा, यहाँ से क्वेश्चन 101% बनेंगे आपके। चलिए, नेक्स्ट देखते हैं, शिक्षा के सार्वभौमिकीकरण का क्या अर्थ है? शिक्षा का सार्वभौमिकीकरण का क्या अर्थ है? पहला ऑप्शन है, बच्चों और स्थान की विशिष्ट आवश्यकताओं के अनुसार प्रत्येक स्थान पर शिक्षा की उपलब्धता।
दूसरा है किसी भी स्थान पर शिक्षा की उपलब्धता, या तीसरा ऑप्शन किसी भी स्थान या समय पर शिक्षा की उपलब्धता, चौथा ऑप्शन है किसी भी समय शिक्षा की उपलब्धता। तो शिक्षा का जो सार्वभौमिकीकरण है, इसका अर्थ होता है कि बच्चों और स्थान की विशिष्ट आवश्यकता के अनुसार, ठीक है, बच्चों के और स्थान के विशिष्ट आवश्यकता के अनुसार प्रत्येक स्थान पर शिक्षा की उपलब्धता। शिक्षा कैसी होनी चाहिए? बच्चों और स्थान के अनुसार होना चाहिए, ठीक है। 7वां क्वेश्चन, सीखने का कौन सा सिद्धांत पूर्णतः अवलोकनीय व्यवहार पर निर्भर है? सीखने का कौन सा सिद्धांत पूर्णतः अवलोकनीय व्यवहार पर निर्भर है? तो अवलोकन द्वारा सीखा जाता है व्यवहारवादी दृष्टिकोण में। क्वेश्चन नंबर 8, निचली कक्षाओं यानी कि प्राथमिक कक्षाओं में सीखने को बढ़ावा देने का सबसे अच्छा तरीका क्या है? प्राथमिक कक्षाओं में सीखने को बढ़ावा देने का सबसे अच्छा तरीका क्या है? पहला ऑप्शन आपके सामने है सीखने के प्रत्येक चरण में प्रोत्साहन देना, दूसरा है गणित में अभ्यास, तीसरा है प्रतिभाशाली विद्यार्थियों की प्रशंसा करना, या चौथा है सामग्री को विद्यार्थियों के जीवन से जोड़ना। तो सीखने का सबसे अच्छा तरीका क्या है कि बच्चों के वास्तविक जीवन से जोड़ना, और एनईपी 2020 में भी ये चीज़ बहुत अच्छे से बताया गया है कि वास्तविक जीवन से जोड़कर अगर हम बच्चों को कुछ पढ़ाते सिखाते हैं तो जल्दी से सीख जाते हैं वो, ठीक है। चलिए अगला देखते हैं, व्यवहारवाद के जनक के रूप में किसे जाना जाता है? तो इसका सही आंसर आपको बताना है। सही आंसर होगा जेबी वाटसन को व्यवहारवाद के जनक के रूप में जाना जाता है। अधिगम के सिद्धांतों के विकास में सही क्रम कौन सा है? फैक्ट बेस्ड क्वेश्चन है, DSSB में, यूजीसी नेट में ये पूछा जा चुका है। तो बहुत ही ध्यान से इसको याद कर लीजिए, नोट कर लीजिए कि अधिगम का जो सिद्धांत है उसका सही क्रम कौन सा है? 10वें का पहला सही है। थॉर्नडाइक का संबंधवाद, पावलोव का शास्त्रीय अनुबंधन, स्किनर का क्रिया प्रसूत अनुबंधन, टॉलमैन का संकेत गेस्टाल्ट, और संज्ञानवादी सिद्धांत और रचनावादी सिद्धांत, यही सीखने का अधिगम का सही सिद्धांतों का क्रम है पहला। नोट कर लीजिएगा इसको। अब देखिए स्टेटमेंट वाले क्वेश्चन आ गए, और मैक्सिमम केवीएस में मैक्सिमम इसी टाइप के क्वेश्चन पूछे जाएंगे आपसे। नीचे 2 कथन दिए गए हैं। पहला है व्यवहारवाद सिद्धांत अवलोकनीय व्यवहार पर ध्यान केंद्रित नहीं करता, यह गलत है। व्यवहारवाद जो होता है वह अवलोकनीय व्यवहार पर ध्यान केंद्रित करता है, यानी कि बच्चे अवलोकन के माध्यम से सीखते हैं, और यहाँ क्या कह रहा है? नहीं सीखते हैं, तो ये गलत हो गया। दूसरा है व्यवहारवाद सिद्धांत दृष्टिकोण में निरंतर जांच शामिल है। बिल्कुल निरंतर जांच शामिल है व्यवहारवाद में। तो 11वें का क्या हो गया कि पहला गलत है और दूसरा सही है, तो चौथा सही हो जाएगा कि एक गलत है लेकिन कथन 2 सही है। बहुत ही मज़ेदार लगते हैं मुझे इस टाइप के क्वेश्चन। उम्मीद करता हूं कि आपको भी पसंद आएंगे, और ये बहुत इजी, सबसे इजी क्वेश्चन यही होता है क्योंकि आंसर भी वहीं दिया होता है, कह सकते हैं, ठीक है। चलिए, थॉर्नडाइक द्वारा संचालक कंडीशनिंग की खोज की गई थी। थॉर्नडाइक द्वारा संचालक कंडीशनिंग की खोज की गई थी, पहला कथन है। दूसरा है शास्त्रीय कंडीशनिंग की खोज इवान पावलोव ने की थी। तो थॉर्नडाइक ने क्या संचालक कंडीशनिंग की खोज की थी? नहीं की थी। थॉर्नडाइक ने किसकी खोज की थी, या कह सकते हैं किस पे थ्योरी दिया था? तो सूझ या अंतर्दृष्टि, प्रयास एवं त्रुटि पर दिया था, ठीक है। चलिए, तो कथन 1 गलत है और कथन 2 सही है। कथन 1 असत्य है, यह भी चौथा सही हो जाएगा। कथन 1 असत्य है, कथन 2 सत्य है। शास्त्रीय कंडीशनिंग की जो थ्योरी है वो इवान पावलोव ने दी थी। अब देखिए, जेबी वाटसन के बारे में थोड़ी जानकारी आपको होनी चाहिए। वैसे सिलेबस में ये चीज़ नहीं है, लेकिन कुछ चीज़ आउट ऑफ सिलेबस भी हमको पढ़ लेना चाहिए। जेबी वाटसन को व्यवहारवाद के संस्थापक और जनक के रूप में जाना जाता है। व्यवहारवाद की स्थापना वाटसन के पारंपरिक पत्र साइकोलॉजी एज द बिहेवियरिस्ट व्यू इट के प्रकाशन के साथ हुई थी। व्यवहारवाद कई दशकों तक अन्वेषणात्मक मनोविज्ञान पर हावी रहा, और इसके प्रभाव को आज भी महसूस किया जा सकता है। व्यवहारवाद अपने उद्देश्य, विधियों और विशेष रूप से अन्वेषण के माध्यम से एक वैज्ञानिक शिक्षण के रूप में मनोविज्ञान की स्थापना के लिए काफ़ी हद तक जिम्मेदार है। व्यवहारवाद इस विचार पर केंद्रित है कि सभी व्यवहार पर्यावरण के साथ अंतःक्रिया के माध्यम से सीखे जाते हैं। यह शिक्षण सिद्धांत बताता है कि
आनुवांशिक कारकों का व्यवहार पर बहुत कम प्रभाव पड़ता है। बहुत ही इंपॉर्टेंट लाइन है, इसको ध्यान से देखिएगा। ये जो लाइन है बहुत इंपॉर्टेंट है, क्वेश्चन यहाँ से बनेंगे कि व्यवहारवाद इस विचार पर केंद्रित है कि सभी व्यवहार पर्यावरण के साथ अंतःक्रिया के माध्यम से सीखे जाते हैं और आनुवांशिक कारकों का बहुत ही कम प्रभाव पड़ता है सीखने पर। अगला है, व्यवहारवाद का एक उदाहरण है कि जब शिक्षक अपनी कक्षा या कुछ छात्रों को सप्ताह के अंत में विशेष उपचार के साथ पुरस्कृत करते हैं। दंड में भी इसी अवधारणा का उपयोग किया जाता है। अगला है, व्यवहार संशोधन आमतौर पर कक्षा में उपयोग किया जाता है। अगला पॉइंट है, व्यवहारवाद ने मानव व्यवहार पर पर्यावरणीय प्रभावों का शोध किया है। ठीक है, चलिए, यानी कि पर्यावरण के साथ अंतःक्रिया को बहुत महत्व दिया है और आनुवांशिक कारकों को बहुत ही कम महत्वपूर्ण माना है व्यवहारवादी सैद्धांतिकवादियों ने। ठीक है, चलिए मिलते हैं आप लोगों से नेक्स्ट क्लास में। तब तक के लिए वीडियो को लाइक कर दीजिए। कोई भी दिक्कत हो, कन्फ्यूजन हो तो कमेंट बॉक्स में बताइए, और कोई भी KVS से रिलेटेड चीज़ आपको पूछना है तो कमेंट बॉक्स में पूछिए, ज़रूर उसका रिप्लाई किया जाएगा। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। और KVS का अगर आपको PDF नोट्स चाहिए तो 7905352723 इस नंबर पे व्हाट्सएप पे मैसेज कर सकते हैं। 290 फीस देके एक ही बार में कंप्लीट आपको नोट्स मिल जाएंगे। सिर्फ मैथ्स के नोट्स, गणित के नोट्स नहीं होंगे, बाकी सब मिल जाएगा। बहुत ही कम फीस है, लेकिन नोट्स बहुत ही परफेक्ट हैं। ऑलरेडी बहुत सारे लोगों ने ले लिए हैं। चलिए, थैंक यू।